तो लास्ट लेक्चर तक हमने प्रॉब्लम नंबर 29 सॉल्व किया था. लेट्स सॉल्व फर्दर रिमेनिंग प्रॉब्लम्स. ओके, ठीक है. So here in problem number 30, what is given? Vector p bar is given. P bar is I plus 2j plus 6k and its direction cosines are. तो इस वेक्टर के हमें डायरेक्शनल कोसाइन निकालने हैं. ठीक है, तो डायरेक्शनल कोसाइन क्या होता है आपको पता है. फर्स्ट डायरेक्शन कोसाइन रहता है cos अल्फा, दैट इज द ax by a रहता है. आफ्टर दैट cos बीटा इज नथिंग बट ay by a रहता है. एंड cos gamma, okay, cos gamma is equal to az divided by a. So these are called as directional cosines. So directional cosine निकालना मतलब ax by a, ay by a and az by a निकालना है. तो यहाँ पे ax, ay, az का तो वैल्यू मिलता है, लेकिन a का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा. a मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा? देखिए, i के साथ यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर, ओके, उसके बाद 2 का स्क्वायर एंड उसके बाद 6 का स्क्वायर. तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आता है? देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर है 36. तो ये आ जाएगा √41. ये मैग्नीट्यूड हो गया. तो फर्स्ट डायरेक्शनल कोसाइन ax by a, ax by a मतलब 1 by 41, √41. सेकंड डायरेक्शनल कोसाइन ay by a मतलब 2 by √41. and third directional cosine 6 by √41. So in this way answer second will be the correct answer. करेक्ट है ना? इसमें कुछ डाउट है क्या? देखिए, डायरेक्शनल कोसाइन निकालना बहुत इजी है. ax by a, ay by a and az by a निकालना है. उसके लिए पहले आपको a निकालना पड़ेगा. नेक्स्ट, प्रॉब्लम नंबर 31. if a bar is equal to 2i minus 3j plus 4k, its component in yz plane and zx plane are respectively. तो यहां पे देखिए, अभी ax कितना आ जाएगा? ax मतलब i के साथ जो नंबर रहता है ना, वो ax रहेगा, दैट इज 2. ay कितना है? देखिए, ay इज इक्वल टू -3 एंड az कितना है? यहाँ पे az इज इक्वल टू 4 है. करेक्ट है ना? ax इज इक्वल टू 2, ay इज इक्वल टू -3 एंड az इज इक्वल टू 4 है. तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इन yz प्लेन निकालना है. yz प्लेन में कंपोनेंट अगर निकालना है y एंड z प्लेन में, तो आपको ओनली मैग्नीट्यूड इन yz प्लेन निकालना पड़ेगा. कंपोनेंट इन yz प्लेन मतलब मैग्नीट्यूड इन yz प्लेन, ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. सो देयरफॉर यहाँ पे अभी लिखता हूं, देखिए, कंपोनेंट इन yz plane is equal to स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे y और z का जो नंबर है ना, उसका ही ओनली मैग्नीट्यूड निकालना है. सो -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16. 9 + 16 मतलब कितना आ जाएगा? √25 ना. √25 मतलब 5. तो yz प्लेन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा 5. तो yz प्लेन में 5, ऐसा एक ही यहाँ पे आंसर है, सेकंड ऑप्शन. अगर कंपोनेंट इन zx प्लेन निकालना है, कंपोनेंट इन zx प्लेन निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए, zx मतलब z कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट ओनली लेना है. तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है. 4 का स्क्वायर 16 आता है एंड x मतलब 2 है, यहाँ पे 2 ax, उसका 4, तो ये आता है √20. √20 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 5, ऐसा हम कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा 2√5. 2√5 विल बी द आंसर. तो 5 एंड 2√5 आर द कंपोनेंट्स. तो ये समझ में आया कि? देखिए, सो कंपोनेंट कैसे, मतलब किसी भी प्लेन में कंपोनेंट निकालना है तो उस प्लेन के ओनली कोऑर्डिनेट लेना है एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है. ओके. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32. इफ वेक्टर्स a bar and b bar
3i minus 4j plus 5k and 2i plus 3j minus 4k respectively. Find the unit vector parallel to a plus b. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर निकालना है? a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है. a बार प्लस b बार का यूनिट वेक्टर. तो इसके लिए पहले हमें a बार प्लस b बार निकालना पड़ेगा. तो a बार प्लस b बार कितना आता है? देखिए a बार प्लस b बार इज इक्वल टू, यहाँ पे i का एडिशन, j का एडिशन एंड k का एडिशन करना है. यहाँ पे 3i, यहाँ पे 2i, तो ये कितना हो जाएगा? 5i प्लस ओके माइनस 4j प्लस 3j, मतलब कितना जाएगा? ये माइनस आ जाएगा. ओके दिस विल बी माइनस ना. तो ये आ जाएगा माइनस 1j एंड उसके बाद प्लस 5k एंड माइनस 4k, मतलब प्लस 1k कैप. सो ये आता है a बार प्लस b बार. तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं हम? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं ना. यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड करना है. तो वेक्टर तो यही है 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. तो ये तो हो गया वेक्टर. डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड अभी निकालना है. इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? यहाँ पे ही मैग्नीट्यूड में निकालता हूँ. देखिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है एंड 1 का स्क्वायर 1 बनता है. तो कितना आ जाएगा? √27 आता है इसका मैग्नीट्यूड. तो डिनोमिनेटर को √27 में लिखूंगा. तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आता है. सो दिस इज द यूनिट वेक्टर. तो इसका आंसर, इसको मैच करने वाला आंसर देखिए 5i माइनस j प्लस k डिवाइडेड बाय √27. सो आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट. ओके एनी डाउट इन दिस केस? हाँ, if the angle between two vectors of equal magnitude p is theta, then magnitude of resultant vector is. अभी देखिए टू वेक्टर जो है दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है एंड दैट इज p, एंड उनके बीच में एंगल कितना है? थीटा है. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर में बताया था. ओके दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट आता है 2p cos थीटा बाई 2. फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं. देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है? देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला इस तरह से है, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. तो स्क्वायर रूट ऑफ, अभी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड p एंड p है, तो यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा. तो यहाँ पे और क्या कर सकता हूँ? देखिए p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर कर सकता हूँ प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ, अभी 2p स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, सपोज 2p स्क्वायर कॉमन निकाला तो बीच में ब्रैकेट में क्या बने रहेगा? इधर 1, 2p स्क्वायर की जगह 1 रहेगा एंड 2p स्क्वायर यहां से निकाला तो cos थीटा बन जाएगा. ओके सो स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है. 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 आता है. ये ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन है. देखिए 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है. तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में 2 इंटू 2 मतलब 4 p स्क्वायर एंड उसके बाद cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा. ये 2 जो डिवाइडिंग है वो थीटा को है, ये बाहर कैंसल आउट डायरेक्टली नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए. तो यहाँ पे अभी सभी का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. ओके तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, p स्क्वायर का p एंड cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2 बनेगा एंड देयरफॉर आंसर इज 2p cos थीटा बाई 2. ये आपको ध्यान में ही रहना चाहिए. हर वक्त ये आप
इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी पी है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट आता है 2p cos थीटा बाई 2। करेक्ट है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल वेक्टर इज 141.4 न्यूटन when they are mutually perpendicular. When they are inclined at 120 degree, the resultant force will be. तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है 141.4 न्यूटन है व्हेन दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो 120 डिग्री एंगल होने पर उनका रिजल्टेंट कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो अभी हमने एक फॉर्मूला देखा कि दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यहीं पे फॉर्मूला हमने देखा है, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट कितना रहता है 2p cos थीटा बाई 2 रहता है ना, 2p cos थीटा बाई 2 रहता है। ओके, दो वेक्टर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, दो फोर्सेस अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट रहता है 2p cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे पहले एंगल कितना है 90 डिग्री है, दे आर इनिशियली दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ना, तो पहले रिजल्टेंट कितना है देखिए 141.4 है इज इक्वल टू 2p cos ऑफ 90 बाई 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं ना, करेक्ट है ना? तो by using this equation we can calculate the value of that force p। एक फोर्स का हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 70.7 आ जाएगा इज इक्वल टू p cos ऑफ 45, p cos 45 70.7 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 70.7 इज इक्वल टू p इंटू cos 45 मतलब 1/√2। तो √2 से यहाँ पे अभी देखिए 70.7 इज इक्वल टू p इंटू 1/√2 का वैल्यू रहता है 0.707 रहता है। ओके, 1/√2 का वैल्यू रहता है 0.707, ये आपको पता होना चाहिए 1/√2 का वैल्यू। तो यहाँ पे 70.7 को अभी क्या करूंगा, ये LHS को लेके जाके डिवाइड करूंगा, तो P कितना आता है देखिए 70.7 डिवाइडेड बाय 0.707। ओके, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 100 न्यूटन विल बी द आंसर। ये P का वैल्यू हो गया। ओके, मतलब एक जो फोर्स है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, करेक्ट है ना? अभी 120 डिग्री एंगल बनने पर उन दोनों के बीच में 120 एंगल बनने पर रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी 100 न्यूटन, न्यू रिजल्टेंट आर डैश। ये कैसे आ गया, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, दो वेक्टर्स अगर P एंड P मैग्नीट्यूड के हैं एंड उनके बीच में अगर 120 एंगल रहता है तो रिजल्टेंट हमेशा क्या आता है, उतना ही आता है, P जितना ही आता है, ये मैंने बताया था। या फिर आपको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2 करके कैलकुलेट कर सकते हैं आप। तो 2p cos ऑफ एंगल कितना सपोज है, एंगल कितना है 120 है, 120 डिवाइडेड बाई 2, सो 120 बाई 2 मतलब कितना आता है 60, cos 60 मतलब हाफ, cos 60 मतलब हाफ, 2p इंटू हाफ मतलब p ही आता है ना। हाँ, तो आंसर आता है 100 न्यूटन। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, जस्ट ये आपको फार्मूला यूज करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 2p cos थीटा बाई 2। तो इनिशियली आपको रिजल्टेंट दिया है 141.4 एंड थीटा दिया है 90 डिग्री, बेस्ड ऑन दैट यू कैन कैलकुलेट p वैल्यू, एंड p का वैल्यू आता है 100 न्यूटन, मतलब एक फोर्स 100 न्यूटन का रहेगा। अभी 100 न्यूटन के दो फोर्सेस अगर है एंड उनके बीच में 120 डिग्री एंगल है तो रिजल्टेंट हमेशा उतना ही आता है 100 न्यूटन। P एंड P का रिजल्टेंट P जितना ही कब आता है, उनके बीच में अगर 120 डिग्री का एंगल है तो। ये शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू
forces 2p and root 2p is root 10p, angle between the forces is, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू, या फिर r स्क्वेयर इज इक्वल टू p स्क्वेयर प्लस q स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा. ओके, p square plus q square plus 2pq cos theta. Okay, so this is the formula for resultant square ना, because r is equal to square root of p square plus q square plus 2pq cos theta रहता है, तो दोनों साइड का मैंने स्क्वायर किया है, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा. यहाँ पे वैल्यूज सभी डालता हूँ. अभी देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस जो है 2p एंड रूट 2p के हैं एंड उनका रिजल्टेंट रूट 10p है, तो ये हो गया रिजल्टेंट, ये हो गया p एंड ये हो गया q. तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10p स्क्वायर आ जाएगा, रूट 10p का स्क्वायर 10p स्क्वायर हो जाएगा ना. उसके बाद फर्स्ट वेक्टर है 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मतलब रूट 2p का स्क्वायर दैट इज 2p स्क्वायर प्लस 2 इंटू p कितना है, p कितना है 2p है, q कितना है रूट 2p है, इंटू कॉस ऑफ थीटा. तो ये सॉल्व करना है हमें. सो 10p स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर मतलब 6p स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 इंटू 2 4 रूट 2 p स्क्वायर, उसके बाद कॉस थीटा. अभी यहाँ पे p स्क्वायर गेट कैंसिल, सभी p स्क्वायर चला जाएगा. ठीक है, सो 10 इज इक्वल टू 6 प्लस 4 रूट 2 कॉस थीटा बनेगा. अभी 6 को एलएचएस को लेके जाता हूं, 10 माइनस 6 मतलब 4 आ जाएगा, 10 माइनस 6 मतलब 4 इज इक्वल टू 4 रूट 2 कॉस थीटा आ जाएगा. एंड देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 रूट 2. 4 रूट 2 को एलएचएस को लेके गया तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 कब रहता है, 45 डिग्री को रहता है, 45 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 36. 11 forces each of 5 Newton acts on a particle simultaneously. If each force makes angle 30 degree with next one, the resultant of all forces is. अभी देखिए यहाँ पे एक पार्टिकल है एंड इस पर कितने फोर्सेस एक्ट होने वाले हैं, 11 फोर्सेस आर गोइंग टू एक्ट. तो 11 फोर्सेस किस तरह से रहेंगे देखिए, 11 फोर्सेस अभी देखिए 5 न्यूटन के ईच फोर्स मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ नेक्स्ट वन. हर एक फोर्स दूसरे फोर्स के साथ कितना एंगल करता है, 30 डिग्री. तो इस तरह से हमें डायग्राम निकालना पड़ेगा. अभी यहाँ पे मैं फोर्सेस दिखाता हूँ, फोर्सेस देखिए कैसे आ जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट 5 न्यूटन का फोर्स, उसके बाद ये नेक्स्ट वन 5 न्यूटन, ये नेक्स्ट वन 5 न्यूटन, ये नेक्स्ट वन 5 न्यूटन, next one is 5 Newton, next one is 5 Newton, डाउनवर्ड 5 न्यूटन, यहाँ पे ये आ जाएगा 5 न्यूटन, ये भी हो जाएगा 5 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 5 न्यूटन एंड दिस इज 5 न्यूटन. ओके, तो यहाँ पे 11 फोर्सेस
इस तरह से आ जाएंगे 11 5 न्यूटन के फोर्सेस, करेक्ट है ना। ये आपको डायग्राम निकलना आना चाहिए। अभी क्या होता है देखिए, जो अपोजिट है ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। तो यहाँ पे कौन से कैंसल आउट करेंगे, इस 5 न्यूटन को ये 5 न्यूटन कैंसल आउट करेगा, इस 5 को ये 5 न्यूटन कैंसिल करेगा, दिस 5 एंड दिस 5 इज कैंसल आउट, दिस वन इज कैंसल्ड बाय दिस वन, दिस वन इज कैंसल्ड बाय दिस वन। लेकिन इसको कैंसिल करने वाला कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 10 फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट इन डायरेक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे एंड 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो आंसर आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स विल बी 5 न्यूटन। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। ओके, सो एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। नेक्स्ट वन, which of the following set of forces acting simultaneously on a particle keep it in equilibrium। तो यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन हमें इक्विलिब्रियम दे पाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अभी ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताइए आप। ये जो कॉम्बिनेशन है दिया है, इसका रिजल्टेंट 0 आएगा कि नहीं आएगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे जो भी लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट फोर्स जो है वो कितना होना चाहिए, लेस देन, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना है देखिए, 10 है, 10 मैक्सिमम 10 न्यूटन है। ये स्मॉल होना चाहिए, किससे स्मॉल, रिमेनिंग टू का जो सम है, रिमेनिंग टू का सम उससे कम रहना चाहिए ना। सो 3 + 5 8, सो 10 लेस देन 10 इज लेस देन 8 आता है क्या, नहीं आता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, मैक्सिमम वैल्यू शुड बी लेस देन सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 12 न्यूटन है, मैक्सिमम कितना है, 12 है। 12 ये कम है क्या, 7 + 4 11 से कम है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं आ सकता। यहाँ पे मैक्सिमम है 6, 5 + 2 से कम है क्या, है कम। ओके, एंड यहाँ पे मैक्सिमम है 8 एंड 8 कम है क्या 5 + 1 से, 6 से कम है क्या, 8 नहीं है। सो करेक्ट आंसर थर्ड आ जाएगा। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे इसी तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिया गया और आपको पूछा गया कि इसमें से कौन सा इक्विलिब्रियम लाने वाला है, कॉम्बिनेशन कौन सा कॉम्बिनेशन इक्विलिब्रियम प्रोड्यूस करता है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, उसमें से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करना है, वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, एंड वो कम आना चाहिए, किससे कम आना चाहिए, सम ऑफ अदर टू नंबर्स, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। नेक्स्ट, if sum of two unit vector is also a vector of unit magnitude, then magnitude of difference of two unit vectors is। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, 1 and 1 है, उनका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 1 है। सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब 1 and 1 का रिजल्टेंट 1 ही आता है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब 1 and 1 का रिजल्टेंट 1 ही आता है। ऐसा कब होता है, कितना एंगल उनके बीच में होना चाहिए बताइए, कितना एंगल उनके बीच में होना चाहिए। दिस लेक्चर विल आल्सो बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब। इसके लिए 120 डिग्री एंगल होना जरूरी है उनके बीच में, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको बताया है P एंड P का रिजल्टेंट P आता है। ऐसा कब होता है, जब उन दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल है तभी। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, 1 and 1 का रिजल्टेंट 1 आता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इन दो यूनिट वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए। मतलब फर्स्ट वेक्टर फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में, ऐसा होना चाहिए, 120 डिग्री एंगल होना चाहिए उनके बीच में।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, अभी दो वेक्टर का डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम? तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला रहता है डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, एडिशन करने के लिए फॉर्मूला क्या करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू cos थीटा। एंड सब्ट्रैक्शन करने के लिए ओनली माइनस 2p क्यू cos थीटा यूज करते हैं, प्लस का माइनस साइन यूज करते हैं, पता है ना आपको। तो वही फॉर्मूला मैं यूज करने वाला हूँ। डिफरेंस करना है मतलब सब्ट्रैक्शन निकालना है। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू cos थीटा आ जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है। क्या करना है हमें? डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों यूनिट वेक्टर है, पहले का मैग्नीट्यूड 1 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 1 है, माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 मतलब 2, एंड कॉस ऑफ 120। अभी कॉस ऑफ 120, तो ये आपको पता होना चाहिए, देखिए याद रखिए हमेशा, कॉस ऑफ 120 इज इक्वल टू माइनस कॉस 60 होता है। ओके अगर 90 डिग्री के आगे का एंगल है ना, तो कैसे करना है ध्यान में रखिए, 90 डिग्री के आगे का एंगल है, क्योंकि 90 तक तो हमें सभी वैल्यूज पता होती है। 90 का आगे का वैल्यू अगर निकालना है तो 180 से उसको माइनस करना है। 180 मतलब 180 माइनस 120 मतलब कितना होता है? 60 होता है, लेकिन माइनस साइन भी कॉस के लिए यहाँ पे माइनस साइन देना पड़ता है। सो कॉस 120 मतलब माइनस कॉस 60। और एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कॉस 150 कितना आ जाएगा? फॉर एग्जांपल कॉस 150 मतलब कितना? तो 90 का आगे अगर एंगल रहता है ना, तो यहाँ पे पहले माइनस साइन दीजिए एंड उसके बाद कॉस 180 से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस कॉस 30। तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो कॉस 120 मतलब माइनस कॉस 60 रहता है। सो कॉस 120 मतलब कितना आ जाएगा? ये माइनस कॉस 60 मतलब हाफ, माइनस हाफ। तो अभी यहाँ पे वैल्यू प्लेस करता हूं, तो यहाँ पे अभी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, अभी माइनस 2 इंटू कॉस 120 आ गया हमारा माइनस हाफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 1 स्क्वायर इज 1 ना, हाँ, तो 1 प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 इंटू 1/2 मतलब 1 ना। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कितना? 3 हो जाएगा। √3 विल बी आंसर। समझ में आ रहा है? एनी डाउट इन दिस केस? DSC synopsis is not still available on the website. Okay, it will be available soon. नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ p bar plus q bar is equal to r bar and p bar minus q bar is equal to s bar, then r square plus s square is equal to, ये भी देखिए कितना सिंपल है। मतलब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही हमें आइडिया आना चालू होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको एक ही चीज करना पड़ेगा कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपको बुक से सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो सकते हैं। ऐसा डायरेक्टली मैंने थ्योरी बहुत अच्छी तरह से किया तो डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ओके थ्योरी तो पहले आपको बेसिक कंसेप्ट तो बहुत आपको अच्छा करना ही है, एंड उसके बाद एक नंबर ऑफ प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको आइडिया आना चालू हो जाता है। क्योंकि मैंने इस टाइप के प्रॉब्लम पहले भी सॉल्व किए हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली इनको देख के ही सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो दिस इज द मैटर ऑफ ओनली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, हार्डवर्क, प्रैक्टिस। ओके दैट्स ओनली। तो ये हमेशा ध्यान में रखिए, तो आपको भी ये बाद में इजी लगेगा। ओके क्योंकि ये क्वेश्चन रीड करने के बाद कभी कभी क्या होता है, ये पता ही नहीं चलता इस क्वेश्चन में क्या है और क्या करना है, हमेशा ऐसा ही आपको लगता होगा शायद। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे धीरे, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे हो जाएगा ये ठीक से। ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे।
हाँ, अभी देखिए पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार, मतलब आर क्या है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है। पी बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार है ना, तो आर पी एंड क्यू का रिजल्टेंट है, तो आर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या फिर आर स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा हो जाएगा, करेक्ट है ना। उसके बाद p बार माइनस क्यू बार इज इक्वल टू एस बार है, मतलब एस बार क्या है, p एंड q का सब्ट्रैक्शन है, करेक्ट है ना। एस बार क्या है, p एंड q का सब्ट्रैक्शन, तो एस स्क्वायर इज लिख सकता हूं मैं p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। इतना समझ में आ गया तो बाकी का सब कुछ हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, करेक्ट है ना। अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन p बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार है, तो p एंड q का रिजल्टेंट r हो जाएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होता है, एंड p बार माइनस क्यू बार इज इक्वल टू s बार है, मतलब s बार क्या है, p एंड q का सब्ट्रैक्शन है। ओके, सो s स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आर स्क्वायर प्लस s स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर इन दो इक्वेशन का ओनली एडिशन करना है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस s स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे 2pq cos थीटा एंड माइनस 2pq cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा एडिशन करने के बाद, एंड बचेगा क्या यहाँ पे 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर, सो 2 इन ब्रैकेट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचेगा, and therefore answer will be third answer will be correct. Okay, so any doubt in this case? ये कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आया तो इसी तरह से आता है, तो ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि p बार प्लस क्यू बार इज इक्वल टू एस बार एंड p बार माइनस क्यू बार इज इक्वल टू एस बार। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर निकालने के लिए बोला, तो आर स्क्वायर क्या होता है, तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो पता होना चाहिए, एंड उसका ओनली मैनिपुलेशन करना है आपको। नेक्स्ट अभी देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते वक्त लिया था। फिगर शोज 3 वेक्टर a बार b बार एंड c बार वेयर r इज द मिड पॉइंट ऑफ pq, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, ये OP साइड मतलब a बार है, OQ साइड मतलब b बार है, तो a बार एंड b बार का रिजल्टेंट सपोज मुझे बाय पैरेललोग्राम निकालना है, तो कैसा आ जाएगा, a बार एंड b बार का रिजल्टेंट बाय पैरेललोग्राम, वो ऐसा आ जाएगा ना, यहां तक आ जाएगा ये, ठीक है। तो a बार एंड b बार का रिजल्टेंट, ये c बार कितना है, उस रिजल्टेंट का हाफ दिखाई देता है ना। a बार एंड b बार का रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल इसको नेम करता हूं s, os बार रहेगा, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, os बार रहेगा ना, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ। a बार प्लस b बार का रिजल्टेंट डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट रहता है, ओके, os बार। अभी यहां पे देखिए सी बार जो है OS बार का हाफ है, तो a बार प्लस b बार इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 टाइम्स c बार लिख सकता हूं, क्योंकि OS बार c बार का डबल है ना, c बार प्लस c बार और एक c बार मैंने आगे ड्रॉ किया, तो क्या बनेगा 2 टाइम्स c बार मतलब OS बार बनेगा, एंड देयरफॉर आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दिस इज रिलेटेड टू द डेरिवेटिव d by dx ऑफ sin x प्लस e रेस टू x। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है बताइए, यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है डेरिवेटिव का, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल ना। तो यहाँ पे दो फंक्शन ऑफ x है विच आर इन एडिशन, तो यहाँ पे d by dx ऑफ क्या करूंगा, sin x प्लस d by dx ऑफ e रेस टू x। तो sin x का डेरिवेटिव आता है cos x प्लस
ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही रहता है, तो आंसर आता है सेकेंड आंसर विल बी करेक्ट, cos x प्लस ई रेस टू एक्स। वेरी सिंपल। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का रूल पता है आपको, क्या करना है। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, दूसरे का डेरिवेटिव लेते हैं, उसके बाद दूसरे को एज इट इज रखते हैं और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो ई रेस टू एक्स को एज इट इज रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x लिखूंगा, प्लस अभी क्या करूंगा, tan x को एज इट इज रखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स लिखूंगा। करेक्ट है ना। तो ई रेस टू एक्स एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x मतलब sec square x, करेक्ट, प्लस tan x इज एज इट इज, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू एक्स ही रहता है, तो यहाँ पे ई रेस टू एक्स को कॉमन ले सकता हूं मैं, तो ब्रैकेट में बचेगा sec square x प्लस tan x, sec square x plus tan x. So answer first will be correct answer. उसके बाद नेक्स्ट d by dx of cos x, d by dx of सॉरी d by dt of cos x है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या करना है, d by dx of cos x लिखना है, उसके बाद dx by dt लिखना है। करेक्ट है ना, क्योंकि d by dt of cos x बोला है, d by dx नहीं है यहाँ पे। अगर d by dx of cos x होता तो माइनस साइन x डायरेक्टली आता था। इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल बोलते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर d by dt of cos x है तो यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए d by dx पहले करना पड़ेगा, नहीं तो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। ओके, यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे d by dx ही होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया ना। यहाँ पे cos x है तो यहाँ पे d by dx होना चाहिए, तो यहाँ पे d by dx of cos x लिखा मैंने, लेकिन यहाँ पे dt कहाँ गया, dt तो रहना चाहिए वैसे ही, तो एंड dx यहाँ से एडिशनल आ गया है, तो dx अगर डिनोमिनेटर पे आता है तो न्यूमरेटर पर भी dx आना चाहिए। सो d by dx of cos x dx by dt, फिर एक बार देखिए dx dx कैंसिल होके वही आंसर फिर आता है d by dx of cos x, ठीक है ना। तो d by dx of cos x अभी ले सकते हैं माइनस साइन x, माइनस साइन x, एंड dx by dt मतलब रहता है वेलोसिटी, वेलोसिटी रहता है, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी। So therefore answer will be third, minus sin x into v. Any doubt in this case? कुछ डाउट है क्या, बोलिए इसमें। देखिए ये 43 नंबर, फिर एक बार मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। देखिए d by dx ऑफ एक्स स्क्वेयर ऑफ निकाल सकते हैं ना, d by dx ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या आता है बताइए आप पहले। d by dx ऑफ एक्स स्क्वेयर 2x आता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा हो d by dt ऑफ एक्स स्क्वेयर है तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, d by dt ऑफ एक्स स्क्वेयर ये सॉल्व नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x ही होना चाहिए, d by dx ही होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे, देखिए d by dx ऑफ एक्स स्क्वेयर मैं लिखता हूं। ओके, d by dx, d by dt की जगह मैंने क्या लिया, d by dx लिखा, इनटू क्या करूंगा यहाँ पे dx by dt लिखूंगा, मतलब dt तो एज इट इज फंक्शन में रहना ही चाहिए, एंड यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर में एक dx, नहीं तो ऐसा करेंगे, देखिए d by dt ऑफ एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू d by dx इंटू dx by dt इंटू एक्स स्क्वेयर, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, d by dt मतलब ऐसा लिख सकता हूं मैं, d by dx by dt मतलब dx dx कैंसिल होके फिर से d by dt बनता है यहाँ पे। करेक्ट है ना, तो यहाँ पे d by dx इंटू dx by dt मुझे ऐसा लिखना ही पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर पर dx आ सकता है। तो यहाँ पे dx by dt को आगे रखता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d by dx
ऑफ एक्स स्क्वायर एंड उसके बाद dx बाई dt लिखूंगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अभी मैं निकाल सकता हूं, दैट इज 2x इंटू dx बाई dt मतलब वेलोसिटी रहता है, आपको पता होना चाहिए dx बाई dt मतलब वेलोसिटी रहता है। तो ये समझ में आया क्या? देखिए और एक इक्वेशन लेते हैं, d बाई डी टी ऑफ सपोज मुझे लेना है d बाई डी टी ऑफ सपोज log y निकालना है, d बाई डी टी ऑफ log y। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, log ये फंक्शन किसका है, y का फंक्शन है ना, तो मुझे चाहिए यहाँ पे d बाई डी वाई चाहिए मुझे, d बाई डी टी नहीं चलेगा। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है वही ओनली देखिए, y का फंक्शन है तो d बाई डी वाई चाहिए, x का फंक्शन है तो d बाई डी एक्स चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। तो d बाई डी वाई उसके बाद log y एज इट रखता हूं एंड उसके बाद dy बाय dt, मतलब डिनोमिनेटर पे एक dy में मैंने अगर ला दिया तो न्यूमरेटर पर भी एक dy लाना पड़ेगा एंड dt को ओनली आगे कैरी किया है मैंने वैसा, ठीक है। एंड उसके बाद d बाई डी वाई ऑफ log y मतलब 1 बाय y एंड dy बाई dt मतलब वेलोसिटी इन y डायरेक्शन रहता है, dx बाई dt मतलब वेलोसिटी इन x डायरेक्शन रहता है, dx। इसको चेन रूल बोलते हैं, शायद अभी समझ में आ गया होगा। उसके बाद अभी इसको सॉल्व करना है नेक्स्ट। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है ना, log x, ठीक है, log x रहता है एंड उसको लिमिट्स क्या है यहाँ पे, log मतलब एक्चुअली टू द बेस e रहता है, टू द बेस e, log टू द बेस e रहता है, इसके लिमिट्स है 2 से 4 तक, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल। अभी इसको सॉल्व कैसा करना है, पहले x की जगह अपर लिमिट रखना है, माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखना है, तो log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 2 बन जाएगा। एंड log का रूल आपको पता है, log a माइनस log b इज नथिंग बट log a बाई b रहता है, तो यहाँ पे log 4 बाई 2 बनेगा, यहाँ पे बेस तो हमेशा e रहेगा, ठीक है। तो log ऑफ 4 बाई 2 मतलब 2 टू द बेस e एंड log टू द बेस e को ln बोलते हैं, ln, log टू द बेस e को ln नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, log टू द बेस e मतलब क्या है, नेचुरल लॉगरिथम, इसके लिए ln लिखते हैं, ln2 विल बी द आंसर, सो सेकंड आंसर विल बी करेक्ट। तो इसके लिए ये रूल आपको पता होना चाहिए, log a माइनस log b इज नथिंग बट log ऑफ a बाई b, ये रूल मैंने log के लिख के दिए हैं अकॉर्डिंग, log a प्लस log b मतलब log a इंटू b रहता है, इस तरह से ये रिलेशन है, ये आपको पता होने चाहिए। एंड उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल का ही और एक प्रॉब्लम यहाँ पे है, नंबर 45। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले साइन एक्स का निकालना है, उसके बाद कॉस एक्स का निकालना है, उसके बाद लिमिट्स यहाँ पे प्लेस करने हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स आता है, इसको लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 4 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, साइन एक्स आता है, इसको भी लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 4। ये लिमिट्स का क्या करना है, पहले x की जगह अपर लिमिट रखना है पाई बाय 4 माइनस लोअर लिमिट रखना है, तो माइनस साइन तो बाहर रखता हूं, माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन मैंने बाहर रखा, अभी कॉस पाई बाय 4 माइनस कॉस 0, समझ में आया क्या? देखिए इनिशियली अपर लिमिट रखा है x की जगह, बाद में लोअर लिमिट रखा, प्लस अभी साइन एक्स की जगह वैसे ही करूंगा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन पाई बाय 4 माइनस साइन 0,
मतलब यहाँ पे इन लिमिट का क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद, इंटीग्रेशन निकालने के बाद क्या करना है, पहले अपर लिमिट प्लेस करना है माइनस लोअर लिमिट प्लेस करना है। तो यहाँ पे माइनस इन ब्रैकेट पाई बाय 4 मतलब कितना रहता है, 45 डिग्री रहता है। पाई बाय 4 मतलब 45, तो cos 45 1/√2 रहता है, माइनस cos 0 मतलब 1 प्लस इन ब्रैकेट साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45, पाई बाय 4 मतलब 40, पाई मतलब 180 रहता है, पता है ना, 180, 180 बाय 4 मतलब 45, सो साइन 45 1/√2। तो यहाँ पे अभी माइनस साइन ब्रैकेट को अप्लाई किया, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को माइनस साइन अप्लाई किया, तो माइनस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2, तो यहाँ पे माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 कैंसल आउट हो जाएगा एंड 1 इज ओनली रिमेनिंग, सो आंसर इज 1। ओके, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो इस तरह से ये आपका पेपर डिस्कशन है, ठीक है। अभी मुझे बताइए कितने स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले विद करेक्शंस, मतलब 2 क्वेश्चन में करेक्शन है, बाकी सब कुछ ठीक है, करेक्ट है ना।